माइंडसेट मैटर्स चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बहुत बुद्धिमान लोग, मतलब जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, वो भी अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ औसत बुद्धि वाले लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से मनोवैज्ञानिकों को उलझा रखा है। बिल्कुल। और कभी ये भी सोचा है कि क्यों कभी-कभी हम गुस्से या जोश में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। हाँ, हम जानेंगे कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो दिमाग कैसे काम करते हैं एक सोचने वाला और एक महसूस करने वाला। और कैसे इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो ही हमारी सफलता और खुशी तय करता है। चलिए, तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। न्यूयॉर्क शहर की एक बेहद उमस भरी दोपहर। सब लोग गर्मी से बेहाल थे, चिड़चिड़े थे। एक लेखक बस में चढ़ते हैं और देखते हैं कि बस का ड्राइवर एक मध्यम आयु का व्यक्ति, वो हर यात्री का एक बड़ी सी मुस्कान के साथ स्वागत कर रहा है। नमस्ते, आप कैसे हैं? अच्छा। शुरू में तो किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। सब अपने अपने चिड़चिड़ेपन में डूबे थे। स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, ड्राइवर ने शहर के बारे में मजेदार बातें बताना शुरू कर दिया। कहाँ अच्छी सेल लगी है, किस म्यूजियम में बढ़िया प्रदर्शनी है, कौन सी नई फिल्म लगी है, वगैरह वगैरह। तो वो माहौल को बदलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और धीरे धीरे एक जादू सा हुआ। बस का माहौल बदलने लगा। जब तक लोग अपनी मंजिल पर उतरे, वे अपना सारा चिड़चिड़ापन भूल चुके थे। वाह। और ड्राइवर के "आपका दिन शुभ हो" का जवाब एक मुस्कान के साथ दे रहे थे। ये एक इंसान की भावनाओं को प्रभावित करने की शक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये बस ड्राइवर वाली कहानी सिर्फ एक अच्छा अनुभव नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को दर्शाती है। हमारे अंदर दो तरह के दिमाग काम करते हैं। दो दिमाग? हाँ, एक है तर्कसंगत दिमाग यानी रैशनल माइंड, जो सोचता है, विश्लेषण करता है, और दूसरा है भावनात्मक दिमाग, इमोशनल माइंड, जो महसूस करता है। अच्छा, तो ये दिल और दिमाग वाली बात हो गई। बिल्कुल। मुझे याद है, एक दोस्त अपनी तलाक की दर्दनाक कहानी सुना रही थी। कह रही थी अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। सही। तो उसका दिमाग कुछ कह रहा था, पर दिल की सच्चाई कुछ और थी। एकदम सही पकड़ा। ज्यादातर समय ये दोनों दिमाग मिलकर काम करते हैं। भावनाएं हमारे विचारों को दिशा देती हैं और विचार हमारी भावनाओं को, कह सकते हैं, परिष्कृत करते हैं। लेकिन मुश्किल कब होती है? मुश्किल तब होती है जब भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं। तब भावनात्मक दिमाग तर्कसंगत दिमाग पर हावी हो जाता है, उसे हाईजैक कर लेता है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि 16वीं सदी के विचारक इरास्मस ने मजाक में कहा था कि ईश्वर ने हमें तर्क की तुलना में 24 गुना ज्यादा जुनून दिया है। हाँ हाँ, और कभी कभी ये सच भी लगता है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि अगर भावनाएं इतनी शक्तिशाली हैं, तो वे हैं ही क्यों? मतलब विकास के क्रम में ये बनी ही क्यों रही? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमारे अस्तित्व की कहानी में छिपा है। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो भावनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी मार्गदर्शक रही हैं। अच्छा, कैसे? प्रेम, डर, गुस्सा, इन सभी ने हमें जीवित रहने और अपने वंश को आगे बढ़ाने में मदद की है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है गैरी और मेरी जेन चौंसी की। वे एक ट्रेन दुर्घटना में फंस गए थे और ट्रेन नदी में डूब रही थी। ओहो। उनकी 11 साल की बेटी एंड्रिया, जो व्हीलचेयर पर थी, उसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने किसी तरह एंड्रिया को खिड़की से बाहर निकालकर बचाव दल तक पहुंचा दिया, लेकिन खुद पानी में डूबकर मर गए। ये माता पिता के निस्वार्थ प्रेम का एक चरम उदाहरण है। तर्क की दृष्टि से शायद ये अविवेकी था, उन्हें खुद को बचाना चाहिए था। हाँ। लेकिन दिल की नजर से यही एकमात्र विकल्प था। यहाँ प्रेम की भावना ने तर्क पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली। लेकिन इन प्राचीन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का एक स्या पक्ष भी है। हाँ बिल्कुल है। 14 साल की मटिल्डा क्रैबेट्री ने अपने पिता को डराने के लिए मजाक में अलमारी से कूद के बू कहा। अच्छा। उसके पिता ने सोचा कि घर में कोई घुसपैठिया है और उन्होंने अपनी बेटी को गर्दन में गोली मार दी। हे भगवान, ये एक भयानक त्रासदी है और ये दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग खतरे की आशंका पर, मतलब स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बना है। एकदम तुरंत। हाँ, हजारों साल पहले ये जीवित रहने के लिए जरूरी था, लेकिन आज की दुनिया में ये कभी-कभी विनाशकारी हो सकता है। हम अक्सर आधुनिक समस्याओं का सामना पाषाण युग के भावनात्मक हथियारों से करते हैं। सही कहा। इसी को शायद इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं,
जब भावनाएं हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पूरी तरह कब्जा कर लेती हैं। बिल्कुल सही शब्द है। दिमाग के स्तर पर ये तब होता है जब हमारा भावनात्मक संतरी, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो खतरे का संकेत देता है। अमिगडाला? हाँ, और ये संकेत दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी नियोकॉर्टेक्स को बाईपास करके सीधे एक्शन के लिए भेज दिया जाता है। मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। ये प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है, लेकिन अक्सर गलत होती है क्योंकि ये पूरी जानकारी मिलने से पहले ही काम करती है। रॉबिल्स नाम के एक चोर का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही था। चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब एक महिला ने उसे पहचाने और पुलिस को बताने की धमकी दी तो इतना घबरा गया कि उसने अपना आपा खो दिया। उसका अमिगडाला एक्टिवेट हो गया। हाँ, और गुस्से और डर में दोनों महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में उसने कहा, मेरा दिमाग बस फट गया था। यही है इमोशनल हाईजैकिंग। लेकिन इसका कोई सकारात्मक उदाहरण भी है? हाँ है। एक लेखक बर्फीले तूफान में गाड़ी चला रहे थे। अचानक उन्हें बहुत घबराहट महसूस हुई और उन्होंने गाड़ी किनारे रोक दी। कोई वजह नहीं थी, बस एक गट फीलिंग। हाँ, कुछ देर बाद जब बर्फबारी रुकी तो उन्होंने देखा कि आगे कुछ ही दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ था। अगर वे घबराहट में गाड़ी नहीं रोकते तो शायद वो भी उस दुर्घटना का शिकार हो जाते। तो यहाँ इमोशनल हाईजैकिंग ने उनकी जान बचा ली। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम उस मूल सवाल पर वापस आते हैं। अगर बुद्धिमान लोग भी ऐसी भावनात्मक गलतियां करते हैं तो सफलता का असली पैमाना क्या है? जेसन एच की कहानी लीजिए। एक मेधावी छात्र जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाना था। हाँ, उसका अकादमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार था। जब उसके फिजिक्स टीचर ने उसे क्विज में 100 में से 80 नंबर दिए तो उसे लगा कि उसका सपना टूट जाएगा। उस एक असफलता ने उसके अंदर एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया। और उस तूफान का नतीजा ये हुआ कि उसने स्कूल में कसाई वाला चाकू लाकर अपने टीचर पर हमला कर दिया। ये बात समझ से परे है। एक इतना होनहार छात्र। यही तो, ये अकादमिक बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू और भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू के बीच के अंतर को साफ करता है। बिल्कुल। हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों के कॉलेज में सबसे ज्यादा अंक थे वे जीवन में अपने कम अंक वाले साथियों की तुलना में न तो ज्यादा सफल थे न ही ज्यादा खुश। तो मतलब आईक्यू सफलता की गारंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा आती है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? मनोवैज्ञानिक पीटर सैलोवी के अनुसार इसके 5 मुख्य घटक हैं। ठीक है। पहला और सबसे बुनियादी है अपनी भावनाओं को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस। ये जानना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। ज्यादातर लोग बस इतना जानते हैं कि उन्हें बुरा लग रहा है, पर ये नहीं जानते कि वो असल में निराशा है, ईर्ष्या है या अकेलापन है। ये तो नींव की तरह हुआ। पर आते हैं जो है अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, मैनेजिंग इमोशंस। यानी आवेगों को नियंत्रित करना और खुद को शांत करना। हाँ, जेसन एच इसी में बुरी तरह फेल हो गया। उसने अपनी निराशा को गुस्से और हिंसा में बदल दिया। और वो बस ड्राइवर इसमें माहिर था। एकदम सही। तीसरा घटक है खुद को प्रेरित करना, मोटिवेटिंग वनसेल्फ। अपने लक्ष्यों के लिए भावनाओं को दिशा देना, धैर्य रखना। हाँ, और तात्कालिक सुख को टालना, असफलताओं के बावजूद लगे रहना। ठीक है। और चौथा है दूसरों की भावनाओं को पहचानना, यानी एम्पैथी। ये समझना कि दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके चेहरे के भाव से, उनकी आवाज से। बिल्कुल। वो बस ड्राइवर यात्रियों के चिड़चिड़ेपन को समझ रहा था, तभी तो वो उसे दूर कर पाया। और 5वां और आखिरी घटक, रिश्तों को संभालना, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। इसमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, उन्हें प्रेरित करना, विवादों को सुलझाना, ये सब शामिल है। तो ये पांचों मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस बनाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है, खुद को प्रेरित कर सकता है, दूसरों को समझता है और अच्छे रिश्ते बना सकता है, वो जीवन में ज्यादा सफल और खुश होगा, भले ही उसका आईक्यू किसी जीनियस के बराबर ना हो। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जीवन में हम कैसा प्रदर्शन करते हैं ये सिर्फ हमारी बुद्धि या आईक्यू से तय नहीं होता, बल्कि हमारी भावनात्मक समझ और प्रबंधन की क्षमता यानी हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भी तय होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा भावनात्मक स्वभाव वो हमारी नियति नहीं है। हाँ, ये सबसे उम्मीद जगाने वाली बात है। शोध बताते हैं कि दिमाग के भावनात्मक सर्किट में बदलाव लाया जा सकता है। हम अपनी भावनात्मक आदतों को सीख और सुधार सकते हैं, खासकर बचपन और किशोरावस्था में। तो ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है,
ऐसी कौन सी एक भावनात्मक आदत है जिसे सुधारने पर आज से काम शुरू किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आपको इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अपनी सोच और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और भी ऐसे प्रेरक वीडियोस और शॉर्ट्स देखना चाहते हैं, तो माइंडसेट मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।